नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में केवीएस एग्ज़ाम के मॉडल पेपर यानी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम 2017 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ से आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन है शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, या फिर विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जाएगा, जहाँ भी आपको सकारात्मक अर्थपूर्ण दिखे उसको आंसर आप लोग लगाएंगे। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर इस प्रश्न का जो हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति प्रतिवेदन के लेखक थे। यशपाल, श्री प्रकाश, ताराचंद या फिर मेलकम आदिस्यया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, यानी यशपाल जो है लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम के प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे यशपाल। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा शिक्षा दर्शन प्रतीत अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद। तो प्रयोजनवाद जो है यह जो है शिक्षा दर्शन प्रवर्तित, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको प्रवर्तित, इसको हम लोग प्रवर्तित थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिदायत करता है। कौन सा है? प्रयोजनवाद। राइट आंसर यहाँ पर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है परिपक्वन है एक विकासात्मक प्रक्रिया, अनुभवात्मक प्रक्रिया, समाजीकरण प्रक्रिया या फिर समायोजन प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर जाएगा परिपक्वन क्या है? यह जो है परिपक्वन, इसको शुद्ध रूप से अगर लिखें परिपक्वन पढ़ेंगे, इसको परिपक्वन, आधा क व और न रहता है यहाँ पर परिपक्वन। तो यह जो है एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं तो ज्ञान, समझ, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गक्रम में सही क्रम पहचानिए। यानी इसको एक क्रम में लगाना है। कौन सा कूट यहाँ पर सही होगा? ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन विकल्प में यहाँ पर दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या होना चाहिए? नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, ऑप्शन ए में है। ज्ञान के बाद होता है बोध, तो बोध हम इसमें ढूंढेंगे। अनुप्रयोग, संश्लेषण, मूल्यांकन, तो बोध इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अनुप्रयोग होता है। तो उसके बाद हम लोग अनुप्रयोग को यहाँ पर ढूंढेंगे जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अनुप्रयोग फर्स्ट पे ज्ञान आएगा, सेकंड पे बोध आता है, नहीं दिया गया है। उसके बाद से होता है अनुप्रयोग, उसमें उसके बाद से विश्लेषण होता है, विश्लेषण है ऑप्शन ये 3 पर आएगा बी। तो ए सी बी देखेंगे कहाँ पे दिया गया है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ए बी सी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन डी में देखेंगे ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है।
तो यहाँ पर डी में अनुप्रयोग दिया गया है। अनुप्रयोग हमारा आता है तीसरे स्थान पे, उसके बाद से आता है विश्लेषण, उसके बाद से आता है संश्लेषण, और मूल्यांकन हमारा कभी भी अंत में होता है। तो यहाँ पर जी ऑप्शन दिया गया है अंत में, ऑप्शन डी में, यानी हमारा जो आंसर डी होगा यही सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, कॉर्नेल बॉक्स कॉक्स स्केल, भाटिया बैटरी परीक्षण, या फिर को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा बी, यानी कॉर्नेल कॉक्स स्केल, यह जो है यह बुद्धि परीक्षण नहीं है। यह जो है कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण है। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं, कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये सभी जो है बुद्धि के निष्पादन का परीक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, समाजमिति परीक्षण, समाजमिति है ये, शब्द साहचर्य परीक्षण, या फिर बैल समायोजन तालिका। तो यहाँ पर जो है शब्द साहचर्य परीक्षण है, यह जो है व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? ऑप्शन है संप्राप्ति परीक्षण, संचयी अभिलेख, निदानात्मक परीक्षण, या फिर मानक। तो किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक, तो उपचारात्मक शिक्षण हम तभी करेंगे जब हम उसके पहले कारणों का पता लगाएंगे, यानी निदानात्मक परीक्षण करेंगे। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न में नहीं होना चाहिए पूछा गया, ध्यान देंगे। समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, बालक की व्यक्तित्व का सुसंगत विकास, बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ अभिरुचियाँ और क्षमताएँ, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएँ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में नकारात्मक बात की गई है, आर्थिक लाभ संबंधी योग्यता, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? अभ्यास एवं त्रुटि, शास्त्रीय अनुकूलन, क्रिया प्रसून, या फिर पुनर्वलन। तो बालकों के जो है बच्चों का आत्म परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण जो है शास्त्रीय अनुकूलन है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो लोग KVS PRT की तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह वीडियो पहुंच सके। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं नागरिकों के रूप में विकसित होने में, मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, या फिर ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यालयों में समाजीकरण को केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि यह बच्चों की जो है समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में सहायता करते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा की देखभाल 0 नहीं होता है, 6 से 14 वर्ष होता है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, आप इसमें उलझ सकते हैं। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पे आधारित यह प्रश्न पूछा गया है, जिसको जो है 45 से हटाकर 21A में रखा गया है।
पूछा गया है कि अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो यह जो है हमारा संबंधित है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से जो है संबंधित है। और ये जो ऑप्शन है हमारे सभी गलत है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, समस्या समाधान विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो यहाँ पर अगर बात करें उपयुक्त शिक्षण विधि की, तो यह जो है ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग किया गया है। ह्यूरिस्टिक शिक्षण विधि है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अब यहाँ पर इस विधि में क्या होता है कि सबसे पहले आयोग प्रोफेसर जो है आर्मस्ट्रांग ने जो है इसका प्रयोग किया था। किसने? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? यह प्रश्न आपसे यूपी टेट सीटेट में पूछे जा चुके हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक हैं यह आर्मस्ट्रांग है। इसे अन्वेषण या खोज विधि भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है खोज विधि के या फिर अन्वेषण विधि के जनक कौन है या किसे कहा जाता है। तो आप लोग आर्मस्ट्रांग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग लगाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घने नहीं, यहाँ पर घंटे होने चाहिए। तो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा यहाँ पर, इसको आप लोग घंटे पढ़ेंगे, घने नहीं होंगे। कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की है? ऑप्शन है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या फिर 4 घंटे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है वह जो है 2 घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यह राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के आधारित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। विचारों के विकास और संगठन में लागत कम करने में, निर्माण की सुगमता हेतु या फिर अनुमान तत्वों से बचाव में। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आंसर लगाएंगे। अनुमान तत्वों से बचाव में जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में इसके जो अवधि है कब आया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 में आया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 तक था। भारतीय शिक्षा आयोग यह जो 1964 से 1966 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP इसके नाम से इसको जानते हैं। अभी इसको तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है 2020 में, तो ये तो अलग है। इसको आप लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसके नाम से जानेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, यानी भारतीय शिक्षा आयोग ने जो है पड़ोसी विद्यालय के विचार के वकालत की थी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, सक्रिय होते हैं या फिर अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। तो यहाँ पर जो है जब बच्चे अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं तब बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब आंतरिक रूप से प्रतिबंधित है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यह जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है। शारीरिक दंड बच्चों को नहीं देना है, मानसिक उत्पीड़न भी नहीं देना है, इसलिए राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? ऑप्शन है नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तुलना और संक्षिप्तीकरण, सामान्यीकरण या फिर आकलन और
मूल्यांकन। तो सबसे सटीक आंसर इसमें है ऑप्शन डी, आकलन और मूल्यांकन जो है हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? घृणा भय का विकास, राजनीतिक एकता, स्वार्थपरता की प्रेरणा या फिर सामाजिक आर्थिक विकास। तो यहाँ पर पूछा गया है अवगुण, यानी इसमें दोष क्या है, यानी यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता के लिए जो शिक्षा का एक अवगुण है वह स्वार्थपरता को प्रेरण है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, तो अभी तक नहीं किया है तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तभी जो है यह वीडियो सभी के पास पहुँचेगा और इससे आपका एक अच्छा प्रैक्टिस भी होगा। प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? मातृभाषा और फ्रेंच। यहाँ पर थोड़ा सा शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, कला और चित्रकला। तो यहाँ पर पूछा गया है कि श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो उसमें जो है शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा नहीं था। राइट आंसर आप यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, एक अक्षय पर्यवेक्षण के प्रभाव से किसमें वृद्धि होती है? ऑप्शन है शिक्षकों के समय की अनुपालना, सामुदायिक संतोष, शिक्षार्थियों की प्रगति या फिर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी। तो एक अक्षय पर्यवेक्षण के प्रभाव से शिक्षार्थियों की प्रगति में वृद्धि होती है। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका की पहचान देना। तो यहाँ पर जो है शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना यह घर विद्यालय संबंध का मुख्य लक्ष्य यानी उद्देश्य है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? पठन, लेखन, हस्त अनुभव या फिर मानसिक कार्य। तो प्राथमिक स्तर पर हस्त अनुभव को जो है यहाँ पर तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चों को स्वयं स्पर्श करके उससे जो है सीखेंगे तो वह जो है ज्ञान उनका अस्थायी होगा और उससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए? एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रशासक, एक अच्छा खिलाड़ी या फिर एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। सबसे बड़ा और सबसे सटीक आंसर यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा के रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? एक पृथक विषय के रूप में स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर, शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके या फिर प्रकृति अध्ययन के पाठों के द्वारा। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, न कि पृथक विषय के रूप में होगा, प्रकृति अध्ययन पाठों के द्वारा भी नहीं, जबकि यह जो है शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके इसको प्रस्तावित किया जा सकता है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या परामर्श की विशेषता नहीं है? वातावरण निर्माण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, सही है, सकारात्मक है, परामर्शदाता का आवेदन, व्यक्तिगत साक्षात्कार या फिर वातावरण का निर्माण। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान देंगे, विशेषता नहीं है यानी नकारात्मक पूछा गया है यहाँ पर, इसलिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पर व्यक्तिगत साक्षात्कार जो है परामर्श की विशेषता नहीं है, बाकी सभी वातावरण निर्माण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर और परामर्शक आवेदन ये सभी जो है परामर्श की विशिष्टता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? उसके द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन या फिर समुदाय। तो बात जो यहाँ पर की गई है, शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? वह विद्यार्थी के प्रति होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे,
आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से निकाल देंगे। कह रहा है कि मैं उसे कक्षा से निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, उसके बैठने की जगह बदल दूंगी, उसे शांत रहने के लिए कहूँगी, या उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा, न कि उसे चुप कराया जाएगा, अलग बैठाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? स्वच्छता, चित्रकला, सहयोग या फिर अनुशासन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तित्व गुणों में निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो इसमें स्वच्छता आता है, सहयोग भी आता है, अनुशासन भी आता है, जबकि यहाँ पर चित्रकला नहीं आता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन के संदर्भ बिंदु होता है पूर्व निर्धारक मानक, सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रति श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक, या फिर विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। तो यहाँ पर जो है निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का जो संदर्भ बिंदु होता है वह सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक। ऑप्शन डी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से अनुभाविक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? कमजोर संप्रेक्षण कौशल, विद्यालय छोड़ना, अधिगम अशक्तता या फिर अपनी स्वयं भाषा की क्षति। तो यहाँ पर जो है विद्यालय शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से अनुभाविक उपागम के प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव के प्रतिकरण करने में सहायक होता है? अपनी स्वयं की भाषा की क्षति में, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3 या फिर 4। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है उसमें 60 बच्चों पर जो है कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, 60:2। अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। इसके हिसाब से अगर 60 से 62 हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं 1 शिक्षक वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है जो 3 शिक्षक होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी में 3 दिया गया है, यानी वहाँ पर 3 शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रति घंटे जो घंटे प्रति सप्ताह जो कार्य है वह जो है 45 घंटे जो है विहित किए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है, यह अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करती है, इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है, या फिर यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। तो यहाँ पर बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी जो कमी होती है इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। व्यक्तिगत ध्यान, ज़्यादा बच्चे हैं तो हम उस पर नहीं दे सकते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कहीं ना कहीं ये कमी वहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद? तो गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा में विद्यालय परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव था वह था प्रकृतिवाद पर, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं था? अधिगम निपुणता, लघु पद, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन।
तो जो लघु पद है यह जो है तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं थी। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? प्रश्न पूछना, सहभागिता, अभ्यास या फिर मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अभ्यास जो है यह अस्थायीकरण दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, अध्येता स्वायत्ता से अध्यापक दिशा की ओर, निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर, कक्षा कक्ष की चारदीवारी से अधिगम से विस्तृत सामाजिक प्रक्षेप की ओर। तो पूछा गया कौन सा नहीं है? सकारात्मक है, अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रिता की ओर। तो ये भी सकारात्मक है, अध्यापक केंद्रित से अध्येता यानी छात्र की ओर लेके गया है। अगर यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देखें, अध्येता स्वायत्ता से अध्यापक अभिदिशा की ओर, तो ये जो है नकारात्मक है। ऑप्शन में भी नकारात्मक पूछा गया है, यानी बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगले प्रश्न को देखेंगे, पुस्तक दिवस स्वप्न के लेखक कौन थे? गीजूभाई बधेका, काका कालेलकर, ताराबेन या फिर किशोरीलाल मशरूवाला। तो पुस्तक दिवस स्वप्न के जो लेखक थे गीजूभाई बधेका थे, और इस पुस्तक का अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी ने किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसका अनुवाद किसने किया था? काशीनाथ। तो काशीनाथ ये वाला डायलॉग आप लोग याद रख लेंगे, काशीनाथ त्रिवेदी। काशीनाथ में आपको त्रिवेदी जोड़ लेना है और उसमें याद रखना है काशीनाथ। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी। आपने डायलॉग सुना होगा। तो इसका जो है अनुवाद किसने किया था? काशीनाथ त्रिवेदी ने। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।